हेलो प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आज की नई और मोटिवेशनल कहानी में। आइए सुनते हैं आज की ये प्रेरणादायी कहानी। एक नदी के किनारे पर बसे हुए एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक मछुआरा अपने बेटे मोहन के साथ रहता था। रामलाल सादा जीवन जीने वाला ईमानदार और एक मेहनती व्यक्ति था। वो रोजाना ही सुबह जल्दी उठता और नदी में जाल को डालता, मछलियाँ पकड़ता और उन्हें बाजार में बेच आता। मछलियों को बेचकर जब वो घर में वापस लौटता तो वो अपने बेटे मोहन को समझाता कि बेटा, ये मेहनत और ईमानदारी ही जीवन में सबसे बड़ा धन है। लेकिन रामलाल का बेटा मोहन बिल्कुल ही रामलाल से अलग था। रामलाल का सपना था कि उसका बेटा उसके साथ काम में हाथ बटाए, लेकिन मोहन को ये काम बिल्कुल ही पसंद नहीं था। वह अक्सर ही अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने और खेलने कूदने में मस्त रहता था। एक दिन की बात है कि रामलाल सुबह सुबह नदी की तरफ अपनी नाव लेकर जाने की तैयारी कर रहा था तो उसने मोहन से कहा कि मोहन बेटा, जरा इधर आना। मोहन ने बड़ी बेपरवाही और आलसी से अंगड़ाई लेते हुए कहा कि पिताजी, क्या बात है, क्यों सुबह सुबह मुझे बुला रहे हो? तो रामलाल ने बड़े ही गंभीर स्वर में कहा कि बेटा देखो, अब तुम जवान हो चुके हो, अब तुम बच्चे नहीं रहे जो कि तुम खेल कूद में अपना समय बताते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा मछली पकड़ने के काम में साथ दो। अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो घर का खर्च बड़ी आसानी से निकल सकता है, इसलिए मेरे काम में तुम हाथ बटाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम मछली पकड़ने का काम सीख लो। तो मोहन हंसकर बोला कि पिताजी, मैं ये मछली पकड़ने का और जाल डालने वाला काम क्यों करूं? मुझे तो कोई बड़ा काम करना है, बड़ा आदमी बनना है। मैं बड़ा सा धंधा करूंगा और एक कामयाब व्यापारी बनूंगा। तो ये सुनकर रामलाल के दिल पर चोट लगी। रामलाल ने अपने बेटे को समझाया कि देखो बेटा, एक कामयाब और बड़ा व्यापारी बनने के लिए एक तजर्बा और पूंजी दोनों होना ज़रूरी है, जो कि हमारे पास नहीं है। इसलिए अपने जद्दी पुस्ती काम को ही करना उचित है, इसलिए तुम ये काम सीख लो। मोहन ने अपने पिताजी की बात को अनसुना कर दिया। इसी तरह से समय बीतता गया। मोहन दिन ब दिन और भी लापरवाह और आलसी होता गया। मोहन गांव में भी हर किसी की आंख में खटकने लगा, क्योंकि जब भी कोई उसे समझाने की कोशिश करता तो वो मुड़कर कहता कि मुझे किसी की नसीहत की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने दम पर एक बड़ा आदमी बनूंगा। तो आखिरकार हार कर रामलाल ने सोचा कि क्यों ना मैं मोहन को गांव के जमींदार भानु प्रताप सिंह के पास काम पर लगा दूं। जमींदार साहब एक शिक्षित और अनुशासित व्यक्ति था, क्योंकि रामलाल उसे अच्छी तरह से जानता था। एक दिन रामलाल अपने बेटे मोहन को अपने साथ लेकर जमींदार साहब के पास उसकी हवेली पर गया और जमींदार से कहने लगा कि जमींदार साहब, कृपया मेरे बेटे को अपने पास काम पर रख लीजिए, इस तरह से मेरे बेटे का भविष्य बन जाएगा। तो जमींदार साहब ने रामलाल के बेटे को काम पर रख लिया। कुछ दिनों तक तो मोहन ने अपना मन लगाकर काम किया, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद उसकी पुरानी और बुरी आदतें लौट आईं। वह काम चोरी करने लगा और छोटे छोटे कामों में टाल मटोल करने लगा और जमींदार साहब की हर बात को हल्के में लेने लगा। एक दिन जमींदार साहब ने रामलाल को अपनी हवेली पर बुलाकर कहा कि रामलाल, आपका बेटा काम से जी चुराने लगा है। ऐसा आदमी मेरे किसी काम का नहीं है। तुम इसे समझाओ, नहीं तो मैं इसे नौकरी से निकाल दूंगा। रामलाल के लाख समझाने पर भी मोहन सही राह पर नहीं आया। आखिरकार जमींदार साहब ने मोहन को काम से निकाल दिया। रामलाल ने गांव में और भी कई जगह पर
अपने बेटे को काम दिलवाने की कोशिश की, लेकिन जहाँ भी उसे काम पर लगवाया तो नतीजा वही निकला, उसकी बुरी और पुरानी आदतें। गांव के लोग कहने लगे कि आपका बेटा आलसी और घमंडी है, हमें इस तरह के आदमी की ज़रूरत नहीं है। अब हालात इस तरह के बन गए कि कोई भी उसे काम पर रखने के लिए तैयार नहीं था। ये सब कुछ देखकर रामलाल का दिल टूट गया, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वो हरदम इसी सोच में डूबा रहता कि उसके बाद उसके बेटे का क्या होगा। कुछ ही दिनों में बीमारी ने रामलाल को बुरी तरह से जकड़ लिया, तो एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। पिता की मौत ने मोहन को अंदर तक तोड़ दिया। पहली बार जीवन में उसे समझ में आया कि बिना मेहनत के जीवन नहीं चल सकता है। उसने गांव में कई जगह पर काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसकी पुरानी छवि के कारण किसी ने उसे काम पर नहीं रखा। आखिरकार उसने सोचा कि इस गांव में मेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इस गांव में मुझे कोई भी काम नहीं देगा। उसने सोचा कि मैं इस नगर को छोड़कर किसी दूसरे नगर में जाकर अपनी किस्मत को आजमाता हूँ। इसलिए उसने उस गांव को छोड़ दिया और किसी दूसरे नगर की तरफ निकल पड़ा। आखिरकार वो एक दूसरे नगर में पहुंचा। वहां पहुंचकर भी उसे काम के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। उसे कई दिनों तक काम नहीं मिला। आखिरकार उसे एक व्यापारी सेठ दीनानाथ के यहाँ नौकरी मिल गई। सेठ कुछ सख्त स्वभाव का था, मगर मेहनतकश लोगों की कदर करता था। मोहन ने अपने मन में ठान लिया कि वो कड़ी मेहनत करेगा और अपने पिताजी की कही हुई बातों को सच करके दिखाएगा। उसने बहुत ही ईमानदारी से और मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत और ईमानदारी को देखकर सेठ दीनानाथ उसे जिम्मेदारी के काम भी सौंपने लगा था। मोहन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वहाँ उसने 1 साल तक खूब मेहनत और ईमानदारी से काम किया। एक दिन मोहन ने सेठ से कहा कि सेठ जी, मुझे आपके पास काम करते हुए 1 साल बीत गया है। अब मैं अपने गांव में जाकर अपने गांव के लोगों से मिलना चाहता हूँ। कृपया मुझे कुछ दिनों की छुट्टी दे दीजिए। तो सेठ ने हंसकर कहा कि मोहन, ठीक है, अगर तुम अपने गांव के लोगों से मिलना चाहते हो तो मैं तुम्हें 10 दिन की छुट्टी देता हूँ। पर सेठ ने कहा कि इस बात का खास ख्याल रहे कि समय पर वापस लौट आना। तो मोहन ने सेठ का आभार प्रकट किया और गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते वो सोचने लगा कि जब मैं गांव में पहुंचूंगा तो गांव वाले मेरे अंदर ये आया हुआ बदलाव देखकर हैरान रह जाएंगे। जो लोग मुझे आलसी और निकम्मा कहते थे, वही लोग मेरी तारीफ करेंगे। तो इन्हीं विचारों में डूबा हुआ मोहन अपने गांव की तरफ बढ़ता जा रहा था। तो अचानक ही उसने रास्ते में देखा कि एक बूढ़ा आदमी बाबा रतन दास जी अपने कंधों पर कुछ गठरियां उठाए हुए जा रहा था। थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और मोहन से कहने लगा कि बेटा, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? तुम मेरी एक गठरी उठा लो और मुझे अगले गांव तक पहुंचा दो। इस काम के बदले मैं तुम्हें सोने के 3 सिक्के दूंगा। ये सुनकर मोहन ने तुरंत ही हामी भर दी। मोहन ने एक गठरी अपने कंधे पर उठा ली और चलने लगा। और वो गठरी बहुत ही भारी थी, लेकिन मोहन ने हिम्मत नहीं हारी। चलते चलते मोहन बाबा रतन दास जी से पूछने लगा कि बाबा, आखिरकार इस गठरी में है क्या? बाबा रतन दास जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, इसमें कीमती रत्न है। तो ये सुनकर मोहन के मन में लालच आ गया और तरह तरह के विचार आने लगे। वो सोचने लगा कि अगर ये सारी संपत्ति मुझे मिल जाए तो मेरा पूरा जीवन संवर जाएगा। मैं एक बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा। थोड़ी दूर चलने के बाद बाबा रतन दास जी ने कहा कि बेटा, क्या तुम मेरी ये दूसरी गठरी भी उठा लोगे? अगर तुम ये गठरी उठाओगे तो मैं इसके बदले में तुम्हें और भी सोने के सिक्के दूंगा। मोहन ने
फिर तुरंत ही हामी भर दी। अब उसके कंधे पर 2 गठरियाँ थीं। तो इस बार बाबा रतनदास जी ने धीरे से कहा कि बेटा, इस गठरी में चांदी के आभूषण हैं। तो ये सुनकर मोहन का मन पूरी तरह से बदल गया और लालच से भर गया। आगे बढ़ते हुए जब एक जगह पहाड़ी रास्ता आया तो बाबा रतनदास जी ने वो तीसरी गठरी भी मोहन को सौंप दी और कहा कि बेटा, इसमें सोना है, जरा संभाल कर रखना। अब तीनों गठरियाँ उठाकर मोहन पसीने से तरबतर हो रहा था। अब मोहन अपने मन में सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि कब ये सारी दौलत मेरी हो जाए और मेरी किस्मत बदल जाए। वो सोच रहा था कि ये बूढ़ा आदमी कोई ठग या चोर हो सकता है जो कि इतनी दौलत लेकर घूम रहा है। अगर मैं इस दौलत को लेकर भाग जाऊं तो क्या गलत होगा। लालच ने मोहन के मन को पूरी तरह से जकड़ लिया था। पहाड़ी की ढलान आते ही मोहन ने बाबा रतनदास जी से आँख चुराकर वो तीनों गठरियाँ लेकर भाग गया और अपने गांव में लौट आया। जैसे ही उसने घर में पहुंचकर वो गठरियाँ खोली तो उनको देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उन गठरियों में सिर्फ पत्थर के टुकड़े और कुछ जंग लगे हुए लोहे के टुकड़े थे। ये सब कुछ देखकर मोहन की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक गठरी से उसे एक पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था कि मोहन, मैं कोई फ़कीर नहीं, इस राज्य का राजा विक्रमसेन हूँ। ये तुम्हारी एक परीक्षा थी, क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं अपना उत्तराधिकारी ढूंढने के लिए ये खेल मैंने रचा था। लेकिन अफसोस कि तुम लालच में डूब गए। अगर तुम लालच में ना पड़ते तो मेरे उत्तराधिकारी होकर आज ये पूरा राज्य तुम्हारा होता। उस पत्र को पढ़कर मोहन ज़मीन पर अपना सिर पकड़कर बैठ गया और सोचने लगा कि लालच ने उसके भविष्य को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इसीलिए इस कहानी से सीख मिलती है कि लालच इंसान को हमेशा बर्बादी की तरफ ले जाता है। इसलिए कभी भी इंसान को लालच में नहीं पड़ना चाहिए, चाहे उसके सामने कितनी भी बेशुमार कीमती वस्तु क्यों ना हो। तो प्यारे साथियों, ये थी आज की प्रेरणादायी कहानी। अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी सबसे बड़ी हिम्मत है और हम आगे से आप लोगों के लिए इससे भी बेहतर और अच्छी कहानियाँ लाने का यत्न करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।